हेलो स्टूडेंट। आजकल हम गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं और इसी में आज का हमारा जो टॉपिक है अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए हमारा स्लोगन है, आओ मिलकर भौतिक विज्ञान को करके सीखें। तो आप भी तैयार हो जाइए, हम भी तैयार हैं और हम इस टॉपिक को करके सीखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं और एक ही झटके में हमने समझना है जिससे हमारे दिमाग में ये पूर्ण रूप से बैठ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे पास एक ABCD एक आवेशित चादर है। इस चादर के सामने कोई बिंदु P है जिसकी चादर से दूरी R है। चादर दूरी क्या है? R है। इसी प्रकार से इस चादर के पीछे की तरफ भी R दूरी पर कोई बिंदु P डैश है। ये भी R दूरी पर है। बिंदु का नाम हमने P डैश लिया है, यहाँ पर P डैश है, ठीक है। और हमने यहाँ पर भी इस P डैश पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। ओके, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों P बिंदुओं को मिलाते हुए एक हमने बेलन का निर्माण करना है। R दूरी इधर को, R दूरी इधर को, हमने क्या करा, एक बेलन का जो है निर्माण किया। इस बेलन का जो समतल गोलीय पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल dA है और इसी प्रकार से जो पीछे वाला समतल गोलीय पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल भी dA है। दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि हमने एक बेलन का यहाँ पर निर्माण किया है। ओके, इस बेलन के जो ये समतल गोलीय पृष्ठ है, यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी इस प्रकार बाहर से होगी। जो आपके पास आवेश होता है उसके बाहर की तरफ जो दिष्ट होता है विद्युत क्षेत्र, और यहाँ पर क्षेत्रफल वेक्टर, इस क्षेत्रफल का जो क्षेत्रफल वेक्टर है dA, क्षेत्रफल वेक्टर वो क्या होता है, पृष्ठ के लंबवत होता है। तो ये पृष्ठ इस प्रकार से आपके पास है, इस प्रकार से जैसे कागज है, इस प्रकार से पृष्ठ है और ये आपके पास क्षेत्रफल वेक्टर है, ठीक है। तो ये भी कहाँ होगा? बाहर की तरफ होगा, यानी कि इसके लंबवत होगा, पृष्ठ के लंबवत होता है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं दोनों की दिशा जो है एक ही है, एक ही मार्ग पर है। तो E और dA एक ही दिशा में होने के कारण, एक दूसरे के समांतर होने के कारण इनके बीच का जो कोण होता है वो 0 डिग्री होता है, ठीक। तो ये आगे का पोर्शन हो गया है। ठीक इसी प्रकार से इस चादर के पीछे की ओर भी समान आवेश है और उसी प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं इस आवेश के कारण जो पीछे की ओर आवेश है, इस प्रकार से चादर है, ये इधर भी इसके आवेश है, इधर भी आवेश है, दोनों तरफ आवेश है, ठीक है। तो पीछे वाले आवेश के कारण इसकी जो दिशा होगी वो क्या होगी? बाहर की ओर दिष्ट होगी। और जो क्षेत्रफल वेक्टर यहाँ पर है, इसका जो आपके पास समतल गोलीय पृष्ठ है इसका जो क्षेत्रफल वेक्टर है वो भी क्या होगा? E की दिशा में ही होगा। इस प्रकार यहाँ पर भी हम देखते हैं E और dA के बीच जो कोण बनता है वो 0 डिग्री का ही बनता है। दो पृष्ठ हो गए हैं। अब एक पृष्ठ और होता है, वो कहलाता हमारा ये बेलन है जैसे। तो इसका जो चारों तरफ का जो गोलीय पृष्ठ है, जो वक्राकार पृष्ठ होता है, जो गोल टाइप का है, यहाँ पर इसको वक्र पृष्ठ कहते हैं। तो इसका एक वक्र पृष्ठ भी है।
इस वक्र पृष्ठ पर जो है हमने देखना है कि विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल वेक्टर जो है इसकी दिशा क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम एक पृष्ठ लेते हैं, वक्र पृष्ठ, और इस पृष्ठ पर हम देखते हैं चूँकि ये आपके पास आवासीय चादर है और जो विद्युत क्षेत्र होता है चादर के बाहर की ओर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो इसकी दिशा होगी, विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो इसी प्रकार से बाहर की तरफ होगी। लेकिन जो इसका क्षेत्रफल हमने लिया या अल्पांश क्षेत्रफल हमने लिया यहाँ पर, इस अल्पांश क्षेत्रफल पर क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा कहाँ होगी? ये अल्पांश क्षेत्रफल है और इसकी लंबवत होती है। क्षेत्रफल वेक्टर दिशा क्या होती है? क्षेत्रफल के लंबवत होती है। तो इस प्रकार से हम इसको दिखा सकते हैं, तीर के द्वारा ऊपर की तरफ इसको दिखा सकते हैं। हम देख रहे हैं इधर की तरफ हमारे पास विद्युत क्षेत्र की दिशा है, ऊपर की तरफ क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है ये जो है 90 अंश का बन रहा है। तो वक्र पृष्ठ पर जो कोण बन रहा है ई और डी ए के बीच में वो 90 अंश का बन रहा है। ठीक, तो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा है यदि डी ए और ई के बीच में जो कोण 90 अंश का होता है तो यहाँ पर कोई भी विद्युत फ्लक्स रेखाएं नहीं गुजरेंगी। ठीक है, 90 डिग्री पर कोई विद्युत फ्लक्स रेखाएं नहीं गुजरती है। ओके, अब हम चलते हैं समतल गोलीय पृष्ठ पर। यहाँ पर हमने कितना यहाँ पर विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है उसका हमने यहाँ पर मान ज्ञात करना है। तो लेते हैं बिंदु P पर, बिंदु P से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ठीक, डी फाई, क्योंकि यहाँ पर जो है ये छोटा सा पृष्ठ है तो यहाँ से जो है कम विद्युत फ्लक्स गुजरेगा, तो उसके लिए हम डी फाई लेते हैं। तो डी फाई दैट इज इक्वल टू होता है आपके पास ई इंटू डी ए, ये हम पढ़ते आ रहे हैं, ई इंटू डी ए, और ई इंटू डी ए का हम अदिश रूप लिख लेते हैं, तो ई डी ए कॉस थीटा। जैसा हमने आपको बताया कि यहाँ पर डी ए और ई के बीच में जो कोण होता है 0 डिग्री होता है, तो लिख लेते हैं इसको, क्योंकि ई और डी ए विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल वेक्टर के बीच कोण थीटा बराबर 0 डिग्री है, अतः कॉस 0 डिग्री बराबर 1। ठीक, ये आपके पास जो समीकरण है यहाँ पर डी फाई ई दैट इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा का मान रख देंगे, कॉस थीटा का मान यानी कि कॉस 0, थीटा का मान 0 और कॉस 0 देंगे 1 रख देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये डी फाई ई बराबर आ जाएगा ई डी ए। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं डी फाई ई दैट इज इक्वल टू ई डी ए। समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, नंबर 1 हमारी हो गई थी, समीकरण नंबर 1 मान लो उसको, एक ही समीकरण है ये। इसके बाद इसी प्रकार बिंदु P डैश पर विद्युत फ्लक्स, जो बिंदु P डैश है, जो क्षेत्रफल वहाँ पर है डी ए, उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान हमने यहाँ पे निकालना है। तो गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स
सेम इसी प्रकार से आ जाएगा ये डी फाई ई दैट इज इक्वल टू ई डी ए, समीकरण नंबर 2। अब दोनों जो आपके पास समतल वृत्तीय पृष्ठ है उनसे कुल कितना जो है विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है उसका हमने यहाँ पर मान निकालना है। तो पहले वाले से निकल रहा है EDA, दूसरे वाले से निकल रहा है EDA, तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये आपके पास आएगा दोनों समतल वृत्तीय पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स क्या आएगा डी फाई ई दैट इज इक्वल टू ई डी ए प्लस ई डी ए। ठीक है, हम देख रहे हैं ई डी ए दोनों बराबर है तो इसको जोड़ भी सकते हैं यहाँ पर। तो डी फाई ई दैट इज इक्वल टू 2 ई डी ए। ये दोनों जो है आपके पास जो समतल वृत्तीय पृष्ठ हैं उससे गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स है। ठीक है, और जो आपके पास वक्राकार पृष्ठ है, जो वक्र पृष्ठ है उससे गुजरने वाला जो है जो विद्युत फ्लक्स है उसका मान 0 है। तो उसको आप लिख सकते हैं बेलन के वक्र पृष्ठ, बेलन के वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स डी फाई ई दैट इज इक्वल टू 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ई और डी के बीच का कोण 90 अंश होगा और cos 90 अंश दैट इज इक्वल टू 0। समझे ना, cos 90 दैट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर केवल आपके पास जो विद्युत फ्लक्स के यहाँ पर जो बहेगा, ठीक है, या गुजरेगा, कहाँ से गुजरेगा? केवल जो है समतल गोलीय पृष्ठ से ही गुजरेगा। अब हमने जो है संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कर लेंगे। तो लिख लेंगे यहाँ पर संपूर्ण गॉसिय पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। ठीक है, इसको निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, जो आपके पास इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। समीकरण 3 का जो हम यहाँ पर समाकलन कर देंगे। ठीक है, तो लीजिए समीकरण 3 का समाकलन करने पर कर दीजिए। समाकलन करते आए हैं, बहुत ईजी है। चिन्ह समाकलन का डी फाई ई बराबर क्या होगा, समाकलन 2 ई डी ए। ठीक है, यहाँ पर 2 कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट राशि है। यहाँ पर इन दोनों को हम जो है बाहर ले लेंगे और डी फाई ई का जो है समाकलन करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास फाई ई बराबर 2 ई बाहर ले लीजिए, समाकलन डी ए। डी ए यहाँ पर क्या है, जो समतल वृत्तीय पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल है। हमने पूरे बेलन का क्षेत्रफल निकालना है, तो पूरे बेलन का जो क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर? ए के बराबर होगा। इसको ए मान लेते हैं। तो पूरे बेलन का क्षेत्रफल जो ए के बराबर है, तो इस प्रकार से उसको लिख लेते हैं फाई ई दैट इज इक्वल टू 2 ई ए। यहाँ पे लिख लीजिए, चूँकि समाकलन डी ए बराबर ए के, यानी कि पूरे बेलन का
क्षेत्रफल। ठीक है, एक जो समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल है, गोले पृष्ठ का क्षेत्रफल है, ये पूरे बेलन का क्षेत्रफल। इसी प्रकार से कई पृष्ठ होंगे, सबको जोड़ देंगे तो ए के बराबर हो जाएगा। फिर इसको हम ए ले लेते हैं। फिर हो गया इतना। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने जो विद्युत क्षेत्र ई का मान हमको ज्ञात करना है, ठीक है, उसको हमने अभी निकालेंगे। तो इसको हम समीकरण नंबर मान लेते हैं 4, समीकरण नंबर 4 इसको मान लेते हैं। अब गाउस के प्रमेय से हमको लेना होगा। लिखिए गाउस के प्रमेय से, गाउस के प्रमेय से क्या होता है गाउस के प्रमेय? बोलिए बोलिए बोलिए। फाई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर मान लो इसको 5। ओके, अब देखिए दोनों समीकरण देखिए, समीकरण 4 और 5 की तुलना करने पर लिख लेंगे हम समीकरण 4 और 5 की तुलना करने का मतलब होता है हमको देखना है इसमें कौन समान है। तो देख रहे हैं हम बाएं तरफ दोनों समान है। जब बाएं पक्ष समान है तो दाएं पक्ष भी क्या होगा? समान होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2EA दैट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, और यहाँ पे हमने E का मान निकालना, तो 2A को यहाँ से हटाना होगा। तो इसको लिख लेंगे हम E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0A। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये क्या निकल गया आपके पास? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल गई। समतल आवेशी चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात हो गया है। इसका जो है हमने समीकरण प्राप्त कर लिया है। अब देखिए, क्योंकि ये आपके पास एक इस प्रकार से एक क्या है, समतल चादर है, ठीक है, और इसकी लंबाई और चौड़ाई है। तो इसका जो है जो प्लस क्यू आवेश इस पर है, इसका क्या होगा? आवेश, पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा। तो इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है? सिग्मा बराबर होता है क्यू अपॉन ए। ठीक है, वो हमने यहाँ पर जो है लिखना है कि इसका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है कितना है। तो उसको लिख लेंगे कि आपके पास द्विडायमेंशनल है, तो विमीय है, तो उसके लिए जो है पृष्ठीय आवेश घनत्व निकलता है। तो लिख लेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर होता है क्यू अपॉन ए। ठीक है, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। तो यहाँ पर हम जो है मान रख देते हैं। तो हमारे पास भी क्या आ जाएगा? क्यू बराबर सिग्मा ए, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन करते हैं हम, फाई दैट इज होता है क्यू अपॉन होता है, ठीक है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉस का प्रमेय होता है, आवेश का क्या होता है? ये 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 गुना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम जो है क्या रख देंगे? क्यू का मान निकाल लीजिए यहाँ पर। तो ये निकालेंगे हम, क्यू बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू ए। क्यू का मान इस समीकरण में पुट कर देंगे। समीकरण नंबर इसको 6 मान लीजिए। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर क्यू का मान समीकरण 6 में रखने पर कर दीजिए। तो आएगा आपके पास ई बराबर सिग्मा ए बटा 2 एप्सिलॉन नॉट ए से ए कट जाएगा। तो हमारे पास आ गया है ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? यहाँ पर अविष्ट समीकरण प्राप्त हो गई।
ठीक किसी समतल आवासीय चादर के कारण जो है बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है उसका मान होता है E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आप इसको ध्यान से कीजिए, करके सीखिए। ओके।